Hello students, today I starts the next parts of chapter 10 in history, India after independence. तो टुडेज पॉइंट इंडिया एंड द वर्ल्ड में क्या हम पढ़ते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एडॉप्टेड यूनिक फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इट्स ओन इंडिपेंडेंस। क्या कह रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको कि देखिए इसके पहले जो पॉइंट आपको दिए गए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो है हमारे संविधान का निर्माण करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, फाउंडेशन संगठन बनाया गया उसका एक, और जिसके अध्यक्ष जो थे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया। तो ये सारी बातें आपको दोनों वीडियो में प्रोवाइड करा दी गई हैं, उसको आप अच्छे से पढ़िए समझिएगा। आगे है आज आपका कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के बाद इंडिया एडॉप्ट अ यूनिक फॉरेन पॉलिसी। भारत ने क्या किया? फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेशी नीति, एक यूनिक एक अनोखी विदेशी नीति को अपनाया बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इट्स ऑन इंडिपेंडेंस। किस सिद्धांत पर? अपनी आज़ादी एंड सॉवरेनिटी मतलब होता है प्रभु संपन्नता की, मतलब वी आर फ्री। हम अपने मामलों में तो हमारे द्विपक्षीय मामलों में किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा, या हमारी जो बॉर्डर शेयरिंग है, जो सीमाएं हैं, उसमें हम स्वतंत्र, हम किसी दूसरे देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं स्वीकार करेंगे। इंडिया एंड अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद अदर कंट्रीज। किसके साथ? मतलब दूसरे देशों के साथ एक शांति ढंग से हम जो है को एग्जिस्टेंस मतलब आपसी जो है सहमति, आपसी समझौता के साथ हम बढ़ेंगे। हमारा एक दूसरे के देशों के साथ जो है शांति ढंग से या शांतिपूर्वक हम रिलेशन बनाएंगे with other countries. India represent the sovereignty and independence all of countries. क्या कह रहा है कि इंडिया रेस्पेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। भारत जो है सभी देशों, दूसरे देशों की आज़ादी और उसके प्रभु संपन्नता का सम्मान करेगा। एंड स्ट्रांगली अपोजेस दोज कंट्रीज वेयर द गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रेस और क्लास। और क्या कह रहा है कि स्ट्रांगली अपोज मतलब पूरे मजबूती के साथ, ताकत के साथ हम उसका विरोध करेंगे ऐसे देशों का जो गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपुल, लोगों को उनके रंग, उनके कलर और उनके क्लास या वर्ण या जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करेगा, तो इसका हम विरोध करेंगे। अब आ जाइए पंचशील और 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पंचशील सिद्धांत जो था या 5 मूलभूत सिद्धांत बनाए गए थे शांतिपूर्वक या को एग्जिस्टेंस, आपसी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, एक देश से दूसरे देशों के बीच में आपसी सहमति। तो वो जो है क्या था? द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस आर पंचशील are a series of principles which were formed to be the bedrock of the relationship between India and the people of Republic of China. The 5 principles were called the पंचशील सिद्धांत। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना वहाँ के प्रेसिडेंट, उनके बीच में जो समझौता एक तरह से हुआ था कि हम और चाइना आपस में क्या है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब चीन गणराज्य के बीच में एक बेड रॉक मतलब एक बेस का संबंध बनेगा
जैसे आप पढ़ते हो कि टॉप सॉयल, सब सॉयल, उसके बाद बेड रॉक, नीचे का जो होता है, जो वही बेस जिसके ऊपर पूरी नींव जिसको हम कह सकते हैं, जिसके ऊपर दीवार खड़ी होती है, सारा भार होता है। तो इस तरह से एक बेस रिलेशनशिप होगा। अब ये पंचशील सिद्धांत हैं क्या? नंबर 1, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब आपसी सम्मान हम करेंगे एक दूसरे के सीमाओं का, एक दूसरे के राज्यों के। इंटीग्रिटी एकता और उसकी अखंडता और प्रभु संपन्नता का हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जो कि आज चाइना की तरह से उसका भी जो है अनुपालन नहीं कर रहा है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, आपस में हम एग्रेस नहीं होंगे मतलब किसी पॉइंट को लेकर के हम एक दूसरे से के बीच में संघर्ष नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में, इंटरनल अफेयर्स मतलब आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, समान रूप से और आपसी हम एक दूसरे से लाभ लेंगे और लाभ देंगे, जिसका मतलब है कि आपसी बिजनेस व्यापार करना। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्वक अपने अस्तित्व को हम बनाए रखेंगे। तो ये था पंचशील सिद्धांत, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन भी है इसका कि व्हाट राइट द पंचशील सिद्धांत क्या है, और उनको पॉइंट में लिखिए। तो 5 पॉइंट ये आपके बन जाते हैं इससे। नेक्स्ट है आपका Subsequently, पंचशील फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द नॉन एलाइड मूवमेंट। किसके आधार पर बना था ये पंचशील सिद्धांत? नैम, जिसको हम कहते हैं नॉन एलाइन मूवमेंट की, मतलब नाम दिया गया उसको NAM, नैम पूरा शॉर्ट नाम है उसका। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मतलब हम अब किसी दूसरे आंदोलनों में भागीदारी नहीं लेंगे, किसी ऐसे ग्रुप के साथ नहीं जुड़ेंगे। It was also expanded and adopted by the Asian African Conference at Bandung in Indonesia। इसको और विस्तार दिया गया नैम को। एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस मीटिंग जब हुई बैंडंग इंडोनेशिया में, उसमें सिंस जून 1954, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1954 में The 5 principles have been adopted in many other international documents। ये 5 सिद्धांत जो हैं और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको और अच्छी तरह से मजबूती के साथ अडॉप्ट किया गया। इसके साथ और भी देश आए। तो क्या था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? आपको क्लास 5th में बताया गया था। सबसे पहले 5 कंट्रीज इसमें थे। तो नॉन अलाइन मूवमेंट, Shortly after the Second World War, the major countries of the world were divided into 2 groups। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएन बना था 24 अक्टूबर को 1945 में, यूनाइटेड नेशन। इसीलिए उसको बनाया गया कि अब फर्दर इन फ्यूचर में कोई वर्ल्ड वार ना हो, उसको रोकने के लिए, शांति करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे पुनः दो बड़ी शक्तियां जो हैं ग्रुप बनाना शुरू कर दी, एक उधर यूएसए और उधर रसिया। द ग्रुप लेड बाय द यूएसए, एक ग्रुप जो है यूएसए उसका नेतृत्व कर रहा था, कॉल्ड द वेस्टर्न ब्लॉक। इसको नाम अंडरलाइन कर लीजिएगा, वेस्टर्न ब्लॉक के नाम से जाना गया था। और सेकंड ग्रुप वाज लेड बाय द फार्मर यूएसएसआर, सोवियत रूस के नाम से जो जाना जाता था। आज रसिया, आज तो मतलब बढ़ चुका है इसलिए। तो एंड वाज कॉल्ड द ईस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक इसको कहा गया। 1950s and 1960s saw the emergence of a bitter cold war between these two blocks। मतलब ये एक दशक 50 से 60 के बीच में इन दोनों ब्लॉक के बीच, इन दोनों ग्रुपों के बीच में कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध जिसको कह सकते हैं, बात बात पर जो है ये देखा गया। इससे एक नए थर्ड वर्ल्ड वार की संभावना बन रही थी। In addition, numerous military pacts and alliances
also divided the people of different countries. This was also the period when old colonial empires were collapsing and many countries were attaining independence. और ये दौर इसलिए भी मतलब एक तरह से विशेष है क्योंकि इस दौरान जो है छोटे छोटे कॉलोनियल कंट्रीज़ कोलैप्स मतलब ब्रिटिश से मुक्त हो रहे थे और अपने को स्वतंत्र हो रहे थे। कई ऐसे देश उस दौरान स्वतंत्र हुए जो अपनी न्यूली आज़ादी पाए थे और वो खोना नहीं चाहते थे उसे। While some countries threw in their lot with either the eastern or the western bloc, जबकि कुछ देश ऐसे थे या तो उनको चॉइस मिल रहा था कि आप ईस्टर्न ब्लॉक में शामिल हो या वेस्टर्न ब्लॉक में, मतलब वही ग्रुप। देयर वेर मेनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज सच एज इंडिया व्हिच डिड नॉट वांट टू ज्वाइन, और ऐसे ही जो भारत को मतलब वही एक नई आज़ादी 1947 में मिला था, ये किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहता था, ना ईस्टर्न ना वेस्टर्न ब्लॉक में। It was at this backdrop that the non-aligned movement NAM came into existence, और यही रीज़न था कि एक नया ग्रुप, एक नया समूह जो है अस्तित्व में आया जिसको हम NAM के नाम से या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं। द फाउंडिंग फादर ऑफ NAM वर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके स्थापना करने वाले कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट टैटो ऑफ यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टैटो, एंड द प्रेसिडेंट नासर ऑफ इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासर। NAM urged the countries not to join either of the two major alliances and remain neutral। क्या कहा? इस ग्रुप ने जो NAM बना था, इन्होंने और देशों से अर्ग किया, प्रार्थना की, मतलब आप ऐसे ग्रुपों में ज्वाइन मत होइए, न्यूट्रल रहिए। द फर्स्ट समिट ऑफ NAM वाज हेल्ड इन 1961 एट बेलग्राड। अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1960 यूगोस्लाविया की कैपिटल वहाँ पे बेलग्राड में जो है इसका पहला मीटिंग हुआ था। बाद में दो और जुड़े, घाना नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड इन 1945। द गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन बना, लेकिन जो अपने एम में फेल रहा, सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है यूनाइटेड नेशन बना और उसका मेन एम यही था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रमोट करना और कोऑपरेशन एंड प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ वार, युद्ध को रोकना। इंडियंस हैव हेल्ड इम्पोर्टेंट पोस्ट इन द यूनियन। भारतीय या भारत का बड़ा योगदान यूनाइटेड नेशन में रहा। भारत के कई लोग जो है यूनाइटेड नेशन में कई अच्छे पोस्ट पे रहे और कई इसकी एजेंसियों में भी भारत की काफ़ी हिस्सेदारी है। विजय लक्ष्मी पंडित वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली 1953। 1953 में ये जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी यूएन सभा में। इंडिया इज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो आज भी वो परमानेंट मेंबर नहीं है, सुरक्षा परिषद का 6वां सदस्य है, अस्थाई मेंबर है और इसके अस्थाई मेंबर होने की बार बार बात चलती है, लेकिन चाइना सपोर्ट नहीं करता है। एक समय था कि भारत को ऑफर था ये, लेकिन भारत ने जो है चाइना को ये ऑफर दे दिया और आज चाइना उसी का फ़ायदा ले रहा है। टीटी कृष्णामचारी अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द साउथ वार्न अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। एक बार हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात चल रही थी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे टीटी कृष्णाचारी, उन्होंने चेतावनी दिया था अगेंस्ट की, मतलब कि हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाया जाए।
अदर भाषाओं का इग्नोर ना किया जाए उनके अनुसार। ही सेड दैट द साउथ वुड सेपरेट फ्रॉम इंडिया, उन्होंने कहा कि साउथ के जो स्टेट्स हैं ये भारत से अलग हो जाएंगे अगर ऐसा होता है, हिंदी को इम्पोज किया जाता, राष्ट्रभाषा बनाया जाता। तब से आज ये भारत अभी भी संविधान में हमारे पूर्ण राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं पाई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंडिया एंड इट्स नाइबर्स कंट्रीज, भारत और उसके पड़ोसी देश। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग बॉर्डर एंड मेनी नाइबर्स विद whom it is the traditionally maintained friendly relationship। लॉन्ग बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और अपने पड़ोसियों के साथ इसके एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। इन इट्स रिलेशन विद नेबर्स इंडिया हैज़ फॉलोड द 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, अपने पड़ोसियों के साथ जो है भारत ये पंचशील के 5 सिद्धांतों को फॉलो करता है कि हम किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हर देश की आज़ादी और सॉवरेनिटी और जो उसकी प्रसन्नता है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं, एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार, एक दूसरे से रिलेशन शांति ढंग से, यही है, और एक दूसरे का हेल्प करना। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, फिलहाल चाइना और पाकिस्तान इस सिद्धांतों के एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, ये बार बार हमारे लिए चुनौतियां खड़ी करते रहे हैं, करते आ रहे हैं। पाकिस्तान आप देख ही रहे हैं, चाइना का भी वही हाल, इधर बांग्लादेश, म्यांमार भी, और अब तो नेपाल भी थोड़ा बहुत समस्याएं पैदा कर रहा है। इंडिया हैज़ हैड अ वेरी, लेकिन भारत एक ऐसे पड़ोसी की तरह अपना निर्वहन कर रहा है जैसे आपके घर के आसपास 2-4 दुष्ट लोग हों, लेकिन फिर भी वो माफ़ी करता चल रहा है। द कॉर्डिनल एंड फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल इट्स नाइबर्स। नेक्स्ट है हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जिसको कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म है सार्क, अंडरलाइन इसको पूरा लिख लीजिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन, मतलब दक्षिण एशियाई संगठन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए इसको बनाया गया है, जिसमें 7 देश हैं और इनकी मीटिंग हर 1 साल या 2 साल में होती रहती है। इंडिया हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द इस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग्स ऑफ द रीजनल फोरम। क्या किया? इस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग, स्थापित होने में और उसके क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में एक रीजनल फोरम, एक क्षेत्रीय संगठन को बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जिसको कहते हैं, इट केम इनटू एग्जिस्टिंग 1985, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1985 में सार्क बना है ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट पीस। क्या इसका एम था? शांति को प्रमोट करना, शांति को बढ़ावा देना। सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सामाजिक और आर्थिक सहयोग एमंग द 8 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। कौन कौन इसमें आते हैं? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव एंड अफगानिस्तान। चाइना देखिए इसमें नहीं है। चैलेंज फेसिंग द कंटेम्प्रेरी इंडिया, क्या भारत जो है जो क्या चैलेंज फेस कर रहा है, चुनौतियां इसके सामने क्या हैं? इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आवर ग्रेट रिगॉर्ड फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैज़ बीन affirmed through various general elections to the Lok Sabha and hundreds of states and local elections। क्या है इसका? इलेक्शन के थ्रू जो आप देखते हैं समय समय पर इलेक्शन होता रहता है, लोकसभा जो केंद्रीय सरकार बनाती है और डिफरेंट स्टेट है जहाँ पे राज्य सरकार और लोकल इलेक्शन होते रहते हैं। इन 1991 द इंडियन इकोनॉमी वाज रीस्ट्रक्चर्ड बाई द एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः एक तरह से नया रूप दिया गया, रीस्ट्रक्चर, और नई पॉलिसी को अडॉप्ट करके द मेन एम ऑफ विच वाज टू लिबरलाइज द इकोनॉमी एंड अपग्रेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड।
इट आल्सो एम्ड एट रेगुलेटिंग द डोमेस्टिक मार्केट, और इसका एम क्या था, नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनी उसका मेन एम विच वाज टू